आज हम स्टार्ट करेंगे आर्मेन। आज हम एक्चुअली अगर थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लेते तो फिर वो एएसएम की कुछ जो चीज़ें साथ साथ चलनी थी वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड के उस पर अभी मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं, फिलहाल मैं ये चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से फिर हम वापस उसी पे आ जाएंगे, वो जो चीज़ें रहेगी उसमें साथ साथ 3-4 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कन्फिगरिंग फॉर रिकवरेबिलिटी, बैकअप एंड रिकवरी फंक्शनलिटीज नीडेड फॉर द फॉलोइंग: डाटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीडिया फेलियर्स, यूजर एरर्स एंड एप्लीकेशन एरर्स। किसी भी वजह से अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो आपके पास बैकअप हो या आपके पास आपकी डेटाबेस की सेटिंग्स ऐसी हुई हो तो आप डिफरेंट तरह के फेलियर से रिकवरी कर सकते हैं। डाटा प्रिजर्व रखना, आपने डेट से आप चाहते हैं पुराना हिस्टोरिकल डाटा आपके पास रहे, फिर आप बैकअप उसके लिए भी बैकअप लेते हैं। और डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूजली होता है कि आपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का रेप्लिका बनाना होता है, उसके ऊपर टेस्टिंग करनी होती है और उसके बाद फिर आप वो अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए तो फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में की जाती है। तो इन सारे पर्पजेज के लिए आप बैकअप एंड रिकवरी के डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। To be able to recover from data loss problems with minimal downtime, you should be prepared to do the following. Configure the database for recoverability. कुछ options हैं जो आपने ज़रूर configure करने हैं। Thank you. कन्फिगर द डेटाबेस फॉर रिकवरेबिलिटी, उसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे डेटाबेस की आर्काइविंग ऑन करना और देन डिफरेंट तरह के वो जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं उनको ख़त्म करना, जैसे रिव्यू लॉग फाइल्स को मिरर करके रखना और फिर कंट्रोल फाइल्स को मिरर करके रखना। देन डिफाइन अ बैकअप स्केड्यूल, रेगुलरली बैकअप लें। आपने जो भी स्केड्यूल आपने डिसाइड किया अपनी इन्वायरमेंट के लिए उसको रेगुलरली उस हिसाब से बैकअप लें और फिर स्केड्यूल को टाइम एंड अगेन वेरीफाई भी करेंगे, यार स्केड्यूल ठीक है कि नहीं और इसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। सर विदाउट आर्काइव्स हमने जो है वो जीरो लेवल लॉस का नहीं कर सकते नहीं। उसमें फिर देखें आप प्रोज एंड कॉन्स हैं डिफरेंट तरह के। अगर आप बैकअप को सिंपल बनाना चाहते हैं तो फिर आप आर्काइव मोड में ना रखें। परफॉर्मेंस लॉस नहीं करना चाहते तो आर्काइव मोड में ना रखें, लेकिन फिर डाटा लॉस होगा, ठीक है। तो देयर इज ट्रेड ऑफ कि आपको डाटा लॉस, अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपका डाटा लॉस होगा। तो डाटा आर्काइव लॉग मोड में रखने से डेटाबेस पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे। प्लान एंड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है। बैकअप लेना तो आता है लेकिन एक तरह का फेलियर हो गया तो रिकवरी करना नहीं आती, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह के SLAs होते हैं आपके कि आपने अगर आपकी डेटाबेस इन केस अनअवेलेबल होगी किसी भी वजह से तो आप इतनी देर में डेटाबेस को अवेलेबल कर देंगे, या मैक्सिमम आप बताते हैं कि यार हमारी डेटाबेस का अप टाइम 99% है या 90% है। तो फिर आप उस अप टाइम को मेंटेन करने के लिए अगर कभी भी डेटाबेस में कोई इशू हो जाता है तो आपकी कोशिश होगी कि एज सुन एज पॉसिबल डेटाबेस रिकवर हो जाए। तो आप करेंगे ये कि आप डिफरेंट तरह के रिकवरी सिनेरियोज क्रिएट करेंगे और फिर रिकवरीज परफॉर्म करेंगे, जो हम इस आगे थ्रू आउट इस बुक में करेंगे। मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द बैकअप एंड रिकवरी इन्वायरमेंट। कभी बैकअप फेल भी हो जाते हैं तो उनको देखना क्यों फेल हुए बैकअप, क्या इशूज हैं, उनको फिक्स करना। रीस्टोर डाटा फ्रॉम बैकअप्स, ये आपका काफ़ी एक्सटेंसिव टास्क रहेगा। एंड रिकवर ट्रांजेक्शन्स टू अ डिजायर्ड पॉइंट इन टाइम। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने रिकवरी करनी होती है, उससे आगे नहीं लेके आना होता क्योंकि उसमें फिर डाटा लॉस आपका हो जाता है। अच्छा, ओरेकल के जो रिकवरी सॉल्यूशंस हैं, 2 तरह के बैकअप्स हमने पढ़े थे लास्ट बुक में। कौन कौन से? वो तो टूल्स के थ्रू था ना। 2 तरह के बैकअप पढ़े थे, एक फिजिकल बैकअप, एक लॉजिकल बैकअप, ठीक है। फिजिकल बैकअप में भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक यूजर मैनेज्ड है और एक सर्वर मैनेज या आरमैन के थ्रू लिया जा सकता है। और फिर जो दोनों हैं, चाहे यूजर मैनेज्ड है चाहे आरमैन के थ्रू है, वो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन लिए जा सकते हैं, ठीक है। वो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर नहीं है तो पूछ लें क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो लेट मी नो ताकि हम फिर वो क्लियर करके आगे चलें, क्योंकि इसके बाद वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। इसी चैप्टर में वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, वो सारी चीज़ें आप कवर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मुझे आगे जाएंगे। देखिए रिवाइज तो कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि मुझे आपकी कन्फ्यूजन भी तो पता होनी चाहिए ना। मुझे रिवाइज करने से भी मुझे क्या पता कि आपको वो चीज़ क्लियर हो गई है कि नहीं होगी। अगर मुझे ये पता चल जाएगा ना आपको क्या कन्फ्यूजन है उसमें, तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर, मैं रिवाइज डेफिनेटली करूँगा। लेकिन मुझे अगर आप ये बता दें कि क्या कन्फ्यूजन है तो मैं फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकूँगा। हाँ, है भी फ्री तो हाँ स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आरमैन से लोग डरते हैं बड़ा। तो देखें यूजर मैनेज बैकअप जो है ना, 2 तरह के आपके पास लेट से बैकअप्स हैं।
जो फिजिकल बैकअप्स हैं, हाँ फिजिकल बैकअप्स में आप यूज़र मैनेज्ड एंड सर्वर मैनेज्ड होता के बैकअप्स हैं। देखें आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं सीखेंगे। सिर्फ लेक्चर अटेंड करना इज़ नॉट इनफ। आप चीज़ें पूछें, आपको नहीं समझ आती तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस करें, आप ये ना समझेंगे यार वो तो साथ वाला क्या सोचेगा या टीचर क्या सोचेगा, यार इसको तो कुछ भी नहीं आता। बेशक हमने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन वो जहन से निकल जाती हैं, तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपके लिए अब ये आपके पास चांस है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले, अब दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको बेहतर समझ आ जाएंगी। अच्छा जी उम्र याद आया अच्छा वो बहुत उसकी वजह से देखें आपकी क्लास को कितना फायदा हुआ है। ठीक है, वो तो मुझे आगे चलने नहीं देता था, उसको तो मैंने फिर मैं चुप कराना पड़ता था, यार आप क्वेश्चन नहीं करने आप। अच्छा, यूजर मैनेज बैकअप का मतलब यह है कि यूजर मैनेज मीन्स कि डीबीए मैनेज्ड, कि आप सारे बैकअप्स आपका डीबीए मैनुअली ले रहा है। ठीक है, उसमें सर्टेन तरह मतलब लेट्स से अगर यूजर मैनेज कोल्ड बैकअप है अगर, या जिसको ऑफलाइन भी बैकअप भी कहते हैं या जिसको कंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं, तो उसमें यूजर आपका जो डीबीए है वो क्या करेगा, सारी फाइल्स को कॉपी एंड पेस्ट करेगा मैनुअली। अब यूजली क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, ब्लॉक फाइल्स या सारी की सारी फाइल्स एक लोकेशन पे नहीं पड़ी होती, मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस पे स्प्रेड किया जाता है उनको आईओ को बैलेंस करने के लिए। तो फिर हर लोकेशन पे जाना, फाइल्स को कॉपी करना, पेस्ट करना, और फिर कभी खुदा न खास्ता रिकवरी करनी पड़ जाए तो हर फाइल को अप्रोप्रिएट लोकेशन पे रखना, वो मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और कोल्ड बैकअप के अंदर ये है कि आपको डेटाबेस डाउन करनी पड़ती है, और जितनी देर तक आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उतनी देर तक डेटाबेस अनअवेलेबल होगी, तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। और यूजर मैनेज अगर ऑनलाइन बैकअप लें तो उसमें भी यही इशूज हैं। अब डेटाबेस आपको आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए अगर आपने ऑनलाइन बैकअप लेना है या हॉट बैकअप लेना है, तो उसमें भी डेटाबेस डाउन का जब बैकअप लेते हैं उसके लिए टूल वगैरह यूज करते हैं फास्ट करने के लिए, कॉपी पेस्ट बहुत लंबी हो जाती है। नहीं, वो देखें कॉपी पेस्ट के लिए आप क्या टूल यूज करें, देखें उसके लिए वो टूल्स भी हैं लेकिन वो टूल्स एक्सपेंसिव होते हैं ना। जैसे वो फौरन से आपका वो मिरर बन जाए एक दूसरे, वो तो स्टोरेज लेवल की चीजें आ जाती हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फौरन से कॉपी करते हैं सारा डाटा को, ठीक है, जिसको कहते हैं कि वो सिंक्रोनाइज कर ले, कॉपी बना ले फौरन से, स्नैपशॉट बना ले। ठीक है, तो वो स्नैपशॉट के लिए वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैं बड़े एक्सपेंसिव, तो इंस्टेंट आप फिर उस तरफ जाएं, आप सर्वर मैनेज बैकअप की तरफ चले जाए, वो उतना ही आपको एडवांटेज देगा और उससे ज़्यादा आसान होगा वो परफॉर्म करना। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप में या हॉट बैकअप में आप क्या करेंगे कि आप टेबल स्पेसेस को या डाटा फाइल्स को बैकअप मोड में डालेंगे 1 by 1 और फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। बैकअप से मोड से मुराद ये है कि आप देखें आपकी डेटाबेस चल रही है तो मीन्स के यूजर्स कनेक्टेड हैं, यूजर्स ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और डाटा फाइल्स के अंदर डाटा जा रहा है, यही मतलब है ना। अब अगर एक डाटा फाइल इन यूज हो और अगर आप उसको कॉपी करके अपने पास रख लें तो वो फाइल आपके लिए कोई वैलिड बैकअप फाइल नहीं है। ठीक है, वो करप्टेड फाइल है, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि रिस्टोरेशन पे वो चल जाए, हो सकता है ना चले, चांस पे फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स उसमें आ गए तो हो सकता है वो एरर दे दे, ये भी हो सकता है कि वो चल जाए वो क्योंकि उस वक्त उस पर आयो ना हो रही हो। तो आप करते क्या है कि पर्टिकुलर एक टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स का आपने बैकअप लेना है तो आप उसको फ्रीज कर देते हैं उसकी डाटा फाइल्स को। दिस इज कॉल्ड कि आप टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डाल देते हैं। फ्रीज का मतलब है उस टेबल स्पेस के ऊपर चेक पॉइंट अपडेट होना स्टॉप हो जाता है, तो फिर आप उन डाटा फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं और जब वो कॉपी कंप्लीट हो जाए तो अनफ्रीज कर लें उसको या उसको बैकअप मोड से हटा दें। जी वो रीडू से, हाँ जी, इसके वो लेके हमें ऑनलाइन बैकअप चाहिए, उसके बाद हमें टेबल स्पेस वाला जो है उसके लिए हम इसको रिस्टोरेशन करेंगे, इसको कंट्रोल पर हमारी जो हमने पिछले बैकअप के साथ दिए वो रखेंगे लेटेस्ट। ये देखें जब हम ऑनलाइन लेने के बाद जब आप कंट्रोल फाइल का बैकअप देंगे लास्ट में कंट्रोल, हाँ देखिए रिकवरी एक तो रिकवरी ये है कि आपकी सारी की सारी डेटाबेस ही लॉस हो गई। एक रिकवरी ये है कि आपकी एक डाटा फाइल लॉस हो गई, एक डाटा फाइल लॉस होगी तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है कि बैकअप में से वो डाटा फाइल रखनी है वापस एक्चुअल लोकेशन पे और उसमें आर्काइव अप्लाई करनी है, कंट्रोल फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपका पूरा डिजास्टर हो गया है तो फिर आपके पास लेटेस्ट कंट्रोल फाइल हो तो बहुत बेहतर है, और अगर लेटेस्ट नहीं भी है तो कोई भी कंट्रोल फाइल होगी वो चल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास सारी आर्काइव अवेलेबल है। उस टाइम के बाद क्या स्ट्रक्चर चेंज आई है, हाँ फिर भी आपको लेटेस्ट बैकअप वो चाहिए डेफिनेटली। हाँ अगर लेट्स से उसमें कोई डाटा फाइल रिमूव हो गई है, कोई टेबल स्पेस रिमूव हो गई है तो फिर आपको
करने पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रोल फाइल का ज़रूर बैकअप लेते हैं। सर एक और चीज़ है, सपोज आपका सिस्टम चल रहा है, शाइन चल रही है, आपको शाइन के ऊपर रखा हुआ है सब, आपका सॉफ्टवेयर क्रप्ट हो जाता है, ठीक है, आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ क्या अगर हम पुरानी की फाइल रख के उसको स्टार्टअप हो जाएगा? सॉफ्टवेयर मीन्स के ओएस की बात कर रहे हैं? OS की पूरा OS। हाँ, ओएस क्रप्ट कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास लेट से वो सैन पे देखें सॉफ्टवेयर क्रप्ट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके वो फाइल्स भी क्रप्ट कर दे, ठीक है। वो क्या होगा, डाटाबेस डाउन हो जाएगी, डाटाबेस नहीं चलेगी। आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वही डिस्क माउंट करें और ओरेकल का सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करें अगर रिक्वायर्ड है, और आप उन्हीं डाटा फाइल्स को कंट्रोल फाइल को यूज करके स्टार्ट करें। डाउन होती है वो शॉर्ट अबाउट करेगा ना, डेफिनेटली उस वक्त कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है रीडू लॉग में किसी को। हाँ देखें, अब वो आगे सारे हम ये सिनेरियोज देखेंगे। अब उस केस में अगर तो आपकी करंट रीडू लॉग फाइल या एक्टिव, दो तरह की फाइल्स होती है ना, रीडू लॉग फाइल्स के 3 स्टेटस होते हैं, या रीडू लॉग ग्रुप्स के 3 स्टेटस होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव, करंट एंड इनएक्टिव। क्या मतलब है? करंट का मतलब है कि करंटली लॉग राइटर जिस ग्रुप के ऊपर राइट कर रहा है। एक्टिव का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर लॉग राइटर ने प्रीवियसली राइट किया है और उसमें अभी कुछ ऐसा डाटा पड़ा हुआ जो डाटा फाइल में ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि चेक पॉइंट उस पर कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक्टिव होगा। तो अगर आपका कोई एक्टिव ग्रुप या करंट ग्रुप करप्ट हो जाता है तो फिर रिकवरी नहीं हो सकती, फिर आपको प्रीवियस बैकअप चाहिए, ठीक है। हाँ, यानी कि रिस्टोरेशन आप उस टाइम तक करेंगे जब आपकी करप्शन हुई। वो भी ये डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज अगर वो जुम्मे को क्रैश होती है, आपने मंडे तक का बैकअप प्लस आर्काइव में, अगर हमारे पास लेट्स सपोज वेडनेसडे तक की आर्काइव में, वेडनेसडे तक करेगा, फ्राइडे तक नहीं। देखें, जिस आपने क्या किया, लेट्स से आपकी वो करप्शन हुई एक पर्टिकुलर टाइम तक, फॉर एग्जांपल आपके एक रीडू लॉग, ये 3 रीडू लॉग ग्रुप्स हैं आपके पास, ये आपका जी इनएक्टिव ग्रुप है, ये आपका एक्टिव है और ये करंट है। इस पे लॉग सीक्वेंस नंबर है 10, इस पे लॉग सीक्वेंस नंबर 11 है, इस पे लॉग सीक्वेंस नंबर 12 है, ठीक है जी। लॉग सीक्वेंस नंबर का है ना आइडिया आपको? क्या है लॉग सीक्वेंस नंबर, किसे कहते हैं? हाँ, हर ग्रुप को एक नंबर दिया जाता है जब उस ग्रुप पे ओरेकल डाटा राइट करना स्टार्ट करता है, उसको एक सीक्वेंस नंबर कहते हैं, और ये सीक्वेंस नंबर कैप्चर किया जाता है कंट्रोल फाइल के अंदर और रीडू लॉग फाइल के हेडर में, ठीक है। तो ये इस रीडू लॉग ग्रुप का ये सीक्वेंस नंबर है, और सीक्वेंस नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस नंबर के साथ ये भी कैप्चर किया जाएगा इस रीडू लॉग फाइल के अंदर क्या चीज होगी? डाटा। कौन सा डाटा? चेंजेस। और जो चेंजेस पड़ी होंगी उनके साथ कुछ एक पर्टिकुलर नंबर भी लगा होगा जिसको क्या कहते हैं? SCN नंबर लगा होगा, ठीक है। SCN नंबर की कोई रेंज होगी डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल SCN नंबर लगा हुआ यहाँ पे 1003 से लेकर इस रीडू लॉग फाइल में लगा हुआ 1100 तक, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक के SCNs हैं इस रीडू लॉग फाइल के अंदर जो कि डाटा कमिटेड हुआ है। तो कंट्रोल फाइल के अंदर होगा जी कि लॉग, आपका जो लॉग सीक्वेंस नंबर 10 है उसमें लो SCN है 1003 और हाई SCN है 1100। लो और हाई SCN इसमें होंगे ताकि अगर कभी रिकवरी करना पड़ जाए ओरेकल को तो वो पर्टिकुलर SCN का डाटा रिकवर करे तो उसको पता चल जाए कौन से रीडू लॉग फाइल के अंदर थे वो या कौन से सीक्वेंस के अंदर थे वो। तो फिर वो आपसे वो पर्टिकुलर आर्काइव मांगेगा, मुझे ये आर्काइव चाहिए ये पर्टिकुलर डाटा रिकवर करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपकी लेट से ये आपका इनएक्टिव ग्रुप है, इनएक्टिव का क्या मतलब है? ये ग्रुप अवेलेबल है ओवरराइट के लिए और इस ग्रुप में जो डाटा है वो ऑलरेडी डाटा फाइल्स में जा चुका हुआ है, और ये ग्रुप एक्टिव है। इट मीन्स कि ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है अभी ओवरराइट के लिए, इसमें कुछ ऐसा डाटा है जो कि डाटा फाइल्स में ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी चेक पॉइंट हो रहा है, ठीक है। चेक पॉइंट होगा तो डाटा कहाँ से राइट होगा? रीडू लॉग डाटाबेस बफर कैशे में से, जहाँ पे यहाँ पे जो डाटा मॉडिफाई हुआ है वो क्या आया है, वो एक्चुअली डाटाबेस बफर कैशे में से ही आया है। तो नॉर्मली डाटा डाटाबेस बफर कैशे से ही राइट किया जाएगा। और करंट का मतलब है कि अभी इस ग्रुप के ऊपर तो लॉग राइटर राइट कर रहा है और जब ये फुल होगा तो फिर लॉग स्विच चक्कर होगा। अब अगर आपकी डाटाबेस किसी वजह से क्रैश कर गई और इन दोनों में से कोई ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये दोनों ही ग्रुप करप्ट हो गए, इसमें कोई भी डाटा आपके पास नहीं बचा या इनमें से कोई भी रीडू लॉग फाइल आपके पास नहीं बची, तो फिर आप जो रिकवरी करेंगे लॉग सीक्वेंस नंबर 10 तक करेंगे, इससे आगे नहीं कर सकते। ये लॉग सीक्वेंस नंबर 10 का मतलब ये है कि जब इस लॉग सीक्वेंस के अंदर आपको बताएगा कि ये जो लॉग सीक्वेंस नंबर है ओरेकल ने किस टाइम पे दिया था इस रीडू लॉग ग्रुप को, ठीक है। और टाइम भी नोट किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये लॉग सीक्वेंस नंबर इस ग्रुप को दिया गया था, उस टाइम तक या इस लॉग सीक्वेंस के अंदर जितने भी चेंज डाटा है उसको रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद का जो डाटा इन 2 रीडू लॉग फाइल्स के अंदर था वो रिकवर नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड पॉइंट इन टाइम रिकवरी या इनकम्प्लीट रिकवरी भी कहते हैं इसको। क्लियर है?
ये आगे डिटेल से देखेंगे, ये सारे सिनेरियोज डिस्कस होंगे। क्लियर है जी? सिनेरियो के ऊपर क्या आपका, अगर आपका इनएक्टिव ग्रुप लॉस हुआ है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्टिव या करंट ग्रुप लॉस हुआ है तो फिर आपको पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो हमारे लेट्स सपोज जो माउंट पॉइंट हमने बनाया है साइन के ऊपर, अगर लेट्स सपोज एएसएम हम यूज कर रहे हैं, उसके अगर हमने ग्रुप रखा हुआ डाटा के नाम से, उसी नाम से सेम नाम से बनाएंगे तभी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पाथ जो हमने कहाँ पे लेट्स सपोज जो हमने साइन के ऊपर डिस ग्रुप से बनाया है, ठीक है, जिस मर्जी नाम से बना लें, ठीक है। एएसएम तो हमारा ओरेकल का, ठीक है, ठीक नहीं सेम मोड में हुआ तो क्रैश हो जाएगा डेफिनेटली ऐसे ही। जब हम नया उसको करेंगे, ठीक है, उसको वो सेम नाम रखेंगे किसी डिफरेंट ग्रुप। देखिए आपकी मर्जी है, अगर आप सेम नेम से रखेंगे तो आपके लिए रिकवरी थोड़ी आसान, मतलब वो सिंपल हो जाएगी। अगर आप डिस ग्रुप का नाम चेंज कर देंगे या कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज कर देंगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन रिकवरी फिर भी हो जाएगी। वो पी फाइल में चेंज करने पड़ेंगे। हाँ वो देखिए कंट्रोल फाइल के पाथ चेंज करने पड़ेंगे। लेट्स से पहले डाटा के डिस ग्रुप में थे, अब आपने डाटा 1 का बना दिया, ठीक है, उसमें वो फिर आपको सिर्फ वो पाथ चेंज करना पड़ेगा, और फिर आपको डाटा फाइल्स के पाथ चेंज करने पड़ेंगे, वो रीस्टोर करनी पड़ेगी आपको डाटा फाइल्स बैकअप में से रीस्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पूरा डिस्क ग्रुप ही लॉस हो गया ना। अब एक डिस्क ग्रुप लॉस हो गया, उसकी डिस्क नए सिरे से आपने एलोकेट किए हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बेशक एक डाटा के नाम से डिस्क ग्रुप बना लें, उसमें डाटा तो नहीं है, डाटा तो आपको बैकअप से रिस्टोर करना पड़ेगा। जो पड़ी ना फाइल्स या इसको डिफरेंट नेम को छोड़ देते हैं, सेम नेम के साथ सेम नेम के केस के अंदर क्या वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा? हाँ कोई हाँ वो डाटा पे स्टार्टअप करेंगे, वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। वो अगर तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो वो इंस्टेंस रिकवरी भी खुद कर लेगी और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इतने SCN नंबर तक सेव का क्या मतलब है कि डाटा फाइल में चला गया? हाँ ये बताएंगे ये कैसे पता चलता है कि किस SCN नंबर तक का डाटा फाइल्स में जा चुका हुआ है, कैसे पता चलता है? कंट्रोल फाइल में होती है, उसको क्या कहते हैं, कैसे पता चलता है? ओरेकल कैसे करता है? ये पहले चैप्टर में पढ़ा था एडमिन 1 के। इसको कहते हैं चेक पॉइंट नंबर, ठीक है। आपके लेट से ये 3 रिडुला ग्रुप्स हैं और आपका चेक पॉइंट अकर हो चुका हुआ है। लेट से अभी ये वाला ग्रुप राइट हो चुका था, इस ग्रुप का कुछ डाटा राइट हुआ है, कुछ रहता है। इस ग्रुप में डाटा है जी 1 से लेकर 100 तक SCN का, इसमें है जी 101 से लेकर 200 तक का, और इसमें भी राइट हो रहा है। चेक पॉइंट अगर हुआ 101 SCN से लेकर 200 तक का डाटा उसने डाटा फाइल में राइट कर दिया, तो ये जो नंबर है ये हर डाटा फाइल के हेडर में भी राइट कर देगा और कंट्रोल फाइल में भी राइट कर देगा। दिस नंबर इज कॉल्ड चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN। तो ओरेकल को इससे पता चलता है कि कहाँ तक का डाटा फाइल में जा चुका हुआ है, उसके बाद का डाटा उसने राइट करना है। चेक पॉइंट SCN, दिस इज कॉल्ड चेक पॉइंट SCN। हाँ ये अंदाजा नहीं लगाएंगे आप, कैसे पता चलेगा? हाँ ये आप अंदाजा लगाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ओके अच्छा, आगे जितनी भी रिकवरी होगी ना वो सारी ASM के ऊपर करेंगे, तो उसमें आपकी ASM की रिकवरी भी सारी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास एक व्यू है $V log, जो कि आपको रिडुला ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लें, ये आपको माउंट, क्योंकि $V वाला व्यू है तो ये आपको माउंट स्टेज पे भी एक्सेसिबल होगा। तो आपकी जो रिकवरी यूजुअली होती है वो माउंट स्टेज पे ही आप रिकवरी करते हैं, अगर कंट्रोल फाइल अवेलेबल है आपको। तो सिलेक्ट ग्रुप नंबर कामा स्टेटस फ्रॉम $V log। तो आपको जब कोई क्रैश कर गया ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 जो है ना वो आपका क्रैश कर गया, डेटाबेस शट ऑन बर्ड, और उसकी कोई फाइल भी आपने एक ही फाइल थी उसके अंदर ग्रुप के अंदर, और वो रीड नहीं हो रही है, वो करप्ट हो गई है, तो आपको इससे पता चलेगा कि वो करंट था। अब वो करंट था तो आप जो मर्जी कर लें वो डेटाबेस ओपन नहीं करने देगा, क्योंकि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है। उसको कंसिस्टेंट करने के लिए जो डाटा था वो इस रिडुला ग्रुप के अंदर था, वो रिडुला ग्रुप राइट नहीं हो रहा, डेटाबेस ओपन नहीं हो गया क्योंकि वो सिंक्रोनाइज नहीं है। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। इसमें जी लॉग सीक्वेंस नंबर देख लेते हैं, एरर आएगा ना, आप करेंगे ना रिकवर डेटाबेस, तो वो कहेगा जी मुझे ये रिडू चाहिए, वो आप ऑटो करेंगे तो एरर देगा जी कैन नॉट रीड दिस फाइल। हाँ ग्रुप का नाम देगा कि ये मुझसे फाइल नहीं रीड हो रही।
रीसेट लॉग से काम नहीं करता? नहीं देखें, रीसेट लॉग्स का मतलब ये हो गया आपने रिकवरी एक टाइम तक रोक दी है, आपने रिकवरी की, सिंक्रोनाइज किया और डेटाबेस की रिकवरी एक टाइम तक रोक दी, कंप्लीट रिकवरी नहीं की, कुछ आपने टाइम छोड़ दिया, तो उस केस में रीसेट लॉग्स यूज किया जाता है। रीसेट लॉग्स आप इस केस में नहीं कर सकते। आपकी डेटाबेस को ओपन करने के लिए जरूरी है कि आपकी डेटाबेस का जो SCN चेक पॉइंट नंबर है वो सारे डाटा फाइल्स के ऊपर सेम हो। अब इस केस में जब आपकी डेटाबेस शट डाउन अबर्ट होगी ना, कंट्रोल फाइल में SCN चेक पॉइंट नंबर कुछ और होगा, कुछ डाटा फाइल में कुछ और होगा, किसी डाटा फाइल में कुछ और होगा। अब जब डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे, जब तक वो सिंक्रोनाइज नहीं हो जाए डेटाबेस नहीं ओपन करने देगा। इस केस में आपको कोई प्रीवियस बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा, और कहाँ तक रिस्टोर करेंगे मैं आपको सीक्वेंस नंबर बताता हूँ। इसमें सिलेक्ट ग्रुप नंबर, सीक्वेंस नंबर, स्टेटस फ्रॉम दी $sign लॉग। तो नहीं यहाँ से आपको टैली करने की जरूरत नहीं है। देखें, करंट लॉग सीक्वेंस नंबर है जी 8, ये सीक्वेंस नंबर बता रहे हैं आपकी एक रेडुलर ग्रुप, ये वाला करंट है, इस पे लॉग सीक्वेंस नंबर क्या है 8। इसका मतलब है आप लॉग सीक्वेंस नंबर 7 तक की रिकवरी कर सकते हैं। लॉग सीक्वेंस नंबर 7 में जितना डाटा पड़ा हुआ था वो रिकवर हो सकता है, तो फिर आप रिकवर करेंगे, रिस्टोर सारी डाटा फाइल्स करने के बाद आप करेंगे रिकवर डेटाबेस अनटिल लॉग सीक्वेंस, और सीक्वेंस का नंबर दे देंगे। उस लॉग सीक्वेंस तक की सारी आर्काइव्स अप्लाई करेगा और डेटाबेस एक पॉइंट इन टाइम तक ले आएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करनी पड़ेगी। क्योंकि रीसेट लॉग्स क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने एक लॉग सीक्वेंस नंबर अप्लाई नहीं किया, उसमें कुछ डाटा था वो आपने छोड़ दिया हुआ है। वो क्यों छोड़ दिया? वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको डेटाबेस रीसेट, डेटाबेस को बताना पड़ेगा मैं रिकवरी यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, मैं कंप्लीट रिकवरी नहीं कर रहा, तो फिर आपको रीसेट लॉग्स के साथ डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। हाँ, वो लॉग सीक्वेंस 8 का देगा। हाँ, तो फिर आप उसकी रिकवरी इस पर्टिकुलर टाइम तक करेंगे। ठीक है, ओके। तो रिकवरी मैनेजर के थ्रू यूजर मैनेज बैकअप आपने देखा, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, मुश्किल है थोड़ा, मैं तो उसको मुश्किल ही कहता हूँ, लेकिन लोग उसको आसान कहते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट हो, लेकिन बाद में बड़ा मसला करता है वो कॉपी पेस्ट ना। तो आरमैन यूज करें। आरमैन में एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीमेंटल बैकअप्स ले सकते हैं आप। हाँ जी, ASM नहीं, जरूरत नहीं है, ले लें तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बताऊं आगे है, इसके भी बैकअप है, वो हमने आज कवर करना था, लेकिन हमने क्योंकि क्लास एक घंटा लेट स्टार्ट की, तो मैं इंस्टेड उस पर टाइम लगाएं, हम ये साथ स्टार्ट करने और नेक्स्ट क्लास से वो करेंगे। ठीक है, तो उसका मेटा डाटा का बैकअप होता है, लेकिन वो ना भी हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो डाटा है उसका बैकअप होना जरूरी है। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो आरमैन के थ्रू आप लेंगे। हाँ ठीक है, वो आरमैन के थ्रू अभी हम लेंगे ना इस डेटाबेस का। ब्लॉक मीडिया रिकवरी कर सकते हैं आप। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी एक 30 GB की डाटा फाइल है और उसमें एक डाटा फाइल, एक ब्लॉक करप्टेड है, तो अगर तो आपने यूजर मैनेज बैकअप लिया हुआ है तो पूरी फाइल आपको पुरानी रिस्टोर करनी पड़ेगी और रिकवरी करनी पड़ेगी। इट विल टेक टाइम। और जबकि अगर आपने आरमैन के थ्रू बैकअप लिया है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिस्टोर एंड रिकवर किया जा सकता है। वो ब्लॉक पुराना रिस्टोर करेगा, उसके ऊपर सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर आर्काइव्स अप्लाई करेगा, तो ब्लॉक मीडिया रिकवरी कर सकते हैं आप। अनयूज्ड ब्लॉक कंप्रेशन, डेटाबेस का बैकअप का साइज कम हो जाएगा, अल्टीमेटली डेटाबेस का बैकअप टाइम आपका मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि वो अनयूज्ड ब्लॉक्स को बैकअप नहीं लेगा। बाइनरी कंप्रेशन में फर्दर कंप्रेशन के एल्गोरिथम यूज करके बैकअप का साइज कम किया जा सकता है। और बैकअप इंक्रिप्शन, बैकअप को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं कि जब कोई रीस्टोर करने जाए तो पासवर्ड दे तो आप रीस्टोर कर सके, अदरवाइज रीस्टोर ही ना कर सके। ठीक है, ये इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं, वॉलेट बेस्ड इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बेस्ड इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, भूल जाए तो फिर ऐसी चीजें भूलनी नहीं होती। नहीं, वो हैं, होंगे डेफिनेटली। क्योंकि उस पासवर्ड का तो आपने बता दिया कि पासवर्ड की कॉपी करें, पेस्ट करें, दूसरी बनाएं और उसके लिए रिस्टोर नहीं, इसका जो ना वो फिर आप जो कंप्रेशन रखें ना, दो जो इंक्रिप्शन रखें, ड्यूल इंक्रिप्शन रखें। अगर उदाहरण खासा पासवर्ड आपसे भूल जाए तो आप सर्टिफिकेट्स आपके पास एटलीस्ट हो। ठीक है, तो पासवर्ड भूल गया तो फिर, क्योंकि अगर तो पासवर्ड वो कोई रिकवर कर सकता है तो फिर तो कोई भी कर सकता है, फिर तो पासवर्ड लगाने का फायदा नहीं है। देन जी डाटा पंप, कुछ वे है वैसे ये पासवर्ड अगर आपसे वैलिड बार का पासवर्ड अगर निकल जाता है उसका कोई वे है कि उसको जांच में डाटा को नहीं हो तो सकता है, लेकिन उस केस में पिछले दिनों किसी ग्रुप पे आया हुआ था क्वेश्चन ना। अच्छा, वैलिड का पासवर्ड भूल गया में नहीं, उस सिस्टम पे अगर आपको एक्सेस हो तो फिर हो सकता है। यूटिलिटीज डिफरेंट अवेलेबल है, फिजिकल एक्सेस चाहिए उस सिस्टम पे फिर आप कर सकते हैं।
हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? एरर आएगा जी, कैन नॉट रीड ब्लॉक नंबर और आगे ब्लॉक का नंबर आएगा, फ्रॉम डाटा फाइल और आगे डाटा फाइल का नंबर आएगा, वो पर्टिकुलर ब्लॉक वो रीड नहीं कर पा रहा। देन है जी आपके पास डाटा पम्प, या प्रीवियस वर्जन के अंदर इसमें भी 11th रिलीज 2 में भी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की यूटिलिटीज, इनके थ्रू आप लॉजिकल बैकअप ले सकते हैं। लॉजिकल बैकअप मीन्स के आप फाइल्स का बैकअप नहीं ले रहे और फाइल्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनका बैकअप ले रहे हैं। अब जो फिजिकल बैकअप है उसमें बैकअप वैसे लिया किस चीज का जाता है? फिजिकल फाइल्स का। कौन कौन सी फाइल्स का? कौन कौन सी फाइल्स का मेरे पास बैकअप हो तो मैं रिकवरी कर सकता हूँ? एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल। हाँ यस, हाँ मतलब डाटा फाइल्स आपकी, कंट्रोल फाइल्स एंड आर्काइव्स, अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है। ये तो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है इनका बैकअप। ऑप्शनली आप हैंडसम से बचना चाहते हैं तो आप एसपी फाइल भी बैकअप कर लें। एटलीस्ट एक तो होगा, एक भी ना हो फिर भी एसपी फाइल ना भी हो तो तब भी हो सकता है। एसपी फाइल आप खुद बना लें, 4 पैरामीटर्स लिखने होते हैं, वो टेक्स्ट फाइल में लिखे हैं। सेटिंग पैरामीटर्स होते हैं। हाँ सही, थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर है कि ये जो फाइल्स हम बैकअप कर रहे हैं ये भी डेटाबेस से रिस्टोर कर रहे हैं, लॉजिकल डेटा भी डेटाबेस से रिस्टोर कर रहे हैं, उनके रिकवरी में क्या डिफरेंस है? नहीं देखिए, ये तो फिजिकल मतलब है कि फिजिकल का मतलब है कि आपने डाटा फाइल्स को कॉपी करके अपने पास रख लिया। अब इन डाटा फाइल्स के अंदर क्या है? डाटा है आपका, डाटा है आपका ना। कौन डाटा किस फॉर्म में है? टेबल्स की फॉर्म में। 20 टेबल्स होंगे एक यूजर के, 50 टेबल दूसरे यूजर के होंगे, फिर आपके डाटा डिक्शनरी के टेबल्स हैं, फिर आपके पास प्रोसीजर्स होंगे, फंक्शंस होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। ठीक है, इन डाटा फाइल्स के अंदर वही है ना। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप इन डाटा फाइल्स को कॉपी कर लें, इसमें जितना भी है सब कुछ आपके पास आ गया। दूसरा तरीका है कि आपके पास 10 टेबल्स हैं, 10 के 10 टेबल्स की क्रिएट की स्टेटमेंट आप जनरेट कर लें, स्क्रिप्ट बना लें आप। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाएं, क्रिएट की स्टेटमेंट जनरेट करें, अपने पास रखें और फिर उनमें जितना डाटा उनकी इंसर्ट की स्टेटमेंट बना लें। लेट एक टेबल के अंदर मिलियन रोज है, मिलियन इंसर्ट की स्टेटमेंट्स बनाएं, एक फाइल में सेव कर लें और अपने पास रख लें, तो बैकअप हो गया ना आपके पास। अब अगर आपकी ये डाटाबेस क्रैश भी कर जाती है तो एक डाटाबेस नहीं क्रिएट करें, ये स्क्रिप्ट रन करें, आपका सारा का सारा डाटा वापस आ जाएगा। तो ये आपका लॉजिकल बैकअप है और ये आपका फिजिकल बैकअप है। ठीक है, डेटा फॉर्म में लॉजिकल बैकअप ऑनलाइन हो रहा है, तो मीनवाइल डाटा अपडेट हो रहा है, केस में क्या होगा? देखें वो तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में भी ऑनलाइन ही हो रहा होता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि कंसिस्टेंट बैकअप ले। कंसिस्टेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर, जब आपने वो इन्वोक की थी यूटिलिटी, वो एक्चुअली क्या करेगा? सेलेक्ट स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा। तो ये जब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट चलती है तो होता क्या है कि जब सेलेक्ट स्टेटमेंट चली उस वक्त डाटा की जो स्टेट थी उसको वो डाटा दिखाया जाएगा। उस दौरान अगर डाटा चेंज भी हो गया तो उसको डाटा अंडू में से दिखाया जाएगा, जो कि नॉर्मली होता है। वही प्रोसीजर इसके लिए भी होगा। और अनकंसिस्टेंट लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है आपके पास। ओके, आगे चलते हैं जी। रिकवरी मैनेजर यूज कैसे करना, इन्वोक कर लें जी आप लोग भी साथ साथ। इसका ट्राई करके दो डिफरेंट डेटाबेस जी, टेबल स्पेस नाम नाइस डेटाबेस लगाना किसकी? आर्मन के लिए, आर्मेन के लिए, रिकवरी कैटलॉग के लिए। हाँ, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बगैर रिकवरी कैटलॉग के मैं कर रहा हूँ इस वक्त। थोड़ा मसला आया इसमें ना। अच्छा, तो अगर दूसरी डेटाबेस चल नहीं रही है, आप टारगेट डेटाबेस में चल रही है, दूसरे सिस्टम में चल रही होती है, नहीं तो वो उसका ये एसक्यूएल क्लास से कनेक्ट हो जाती है रिमोटली, आर्मेन से नहीं होती। आर्मन से चल नहीं रही। नहीं, वो फिर इसका मतलब है डिफरेंट होम यूज कर रहा है वो, मल्टीपल होम्स तो नहीं है उस मशीन के ऊपर। मुझे TNS पिंग करके बताइएगा आर्मेन का वो आउटपुट मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। देखें जी, अब अगर आपने आर्मेन इन्वोक करना हो तो सिंपली आर्मेन लिख के, प्रोवाइडेड कि आपकी डेटाबेस की इन्वायरमेंट सेट हुई है। ठीक है, आर्मेन लिख के एंटर करें, आर्मेन के प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, कनेक्ट टारगेट स्लैश। ये मैंने स्लैश क्यों यूज किया है जी? हाँ, और क्या बताइए। OS ऑथेंटिकेशन इस मशीन पे इनेबल्ड है। ठीक है, उसने मुझसे पास, अगर ये मैं किसी रिमोट डेटाबेस को कनेक्ट करता ना तो मैं कहता कनेक्ट टारगेट सिस, उसका पासवर्ड @ उस डेटाबेस की स्ट्रिंग जो मैंने पास यहाँ पे बनाई थी, सर्विस जो बनाई थी। क्योंकि मैं इसी मशीन के ऊपर हूँ और इसी मशीन पे डेटाबेस है तो मैं कनेक्ट टारगेट स्लैश करके कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास OS ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। और या फिर कनेक्ट टारगेट सिस और उसका पासवर्ड। सिस यूजर देखिएगा
कि सिर्फ DBA यूज़र ही आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकता है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र नहीं ले सकता या सिस्टम यूज़र नहीं ले सकता। हम आपने इस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट किया, उसने कहा जी कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम और डेटाबेस की आईडी। हर डेटाबेस की एक यूनिक आईडी होती है जो जनरेट की जाती है जब डेटाबेस क्रिएट हुई थी, इन्वायरमेंट क्या थी, टाइम क्या था, सेंचुरी क्या थी, ईयर क्या था, मिनट क्या था, एंड वन, वो हमेशा यूनिक ही होगी। आप बेशक सेम टाइम के ऊपर 2 डेटाबेसेस क्रिएट करें, सेम नेम से, उनकी आईडी हमेशा डिफरेंट होगी, ठीक है। वो आगे चल के हाँ वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस की पर्टिकुलर आईडी है जो कि यूनिक रहेगी हर डेटाबेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये रिकवरी के टाइम आपको बड़ा काम आएगी। अगर आपकी कंट्रोल फाइल्स ही लॉस हो जाती हैं तो आप इस डेटाबेस आईडी के थ्रू कंट्रोल फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं, आगे चल के देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप जब कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं आरमैन के साथ कनेक्ट, उसके बाद कनेक्शन की टाइप बताते हैं। 3 तरह के कनेक्शन की टाइप्स हैं आपके पास। आरमैन का अगर आर्किटेक्चर देखा जाए तो एक आरमैन की एग्जीक्यूटेबल है, मैं इसको आरमैन यूटिलिटी कहूंगा। ये कहां पे पड़ी होती है जी? ओरेकल होम में, ओरेकल होम बिन में विच करके देखे ना, विच आरमैन, तो आपको बताया कि ये कहां से इन्वोक कर रही है। तो ओरेकल होम बिन में आपकी ये यूटिलिटी पड़ी होगी। आप एक टर्मिनल ओपन करेंगे, आरमैन लिख के एंटर करेंगे तो ये इस लोकेशन पे जाके इसको इन्वोक करेगा। उसको कैसे पता चलेगा ये आरमैन की ये यूटिलिटी इस लोकेशन पे पड़ी हुई है? आपने पाथ का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया होगा, ठीक है, तो उसमें आपने इसका पाथ दिया होगा। इस वजह से पाथ के एनवायरनमेंट वेरिएबल में जिन बाइनरीज के जो पाथ सेट किए जाते हैं वहां पे जाके वो सर्च करता है, उसको अगर मिल जाएगी उसको इन्वोक कर लेगा। ओके, आरमैन की यूटिलिटी इन्वोक कर ली। अब आपने आरमैन की यूटिलिटी आप उसी मशीन पे इन्वोक कर लें या रिमोटली इन्वोक कर लें, आपकी मर्जी है। जैसे आप एसक्यूएल प्लस के थ्रू किसी भी जगह से आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, आरमैन के थ्रू भी आप किसी भी मशीन से ओवर द नेटवर्क या उसी सर्वर के ऊपर आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपने डेटाबेस से कनेक्ट होना होता है। 3 तरह के कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं आरमैन के थ्रू। एक टारगेट कनेक्शन जिस डेटाबेस के साथ होगा, इट मीन्स के उस डेटाबेस का बैकअप लेंगे। टारगेट का मतलब है कि जिस डेटाबेस का बैकअप लेना चाह रहे हैं उसके साथ टारगेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। देन एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं आप कैटलॉग, और एक तीसरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑक्सिलरी। एट अ टाइम 3 डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकते हैं आप आरमैन के एक सेशन में। एक डेटाबेस के साथ टारगेट कनेक्शन करें, एक डेटाबेस के साथ कैटलॉग करें, और एक तीसरे के साथ ऑक्सिलरी करें। तो जिस डेटाबेस का आपने टारगेट कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है उसका बैकअप ले सकते हैं आप। अच्छा, बाकी ये 2 ऑप्शंस बाद में जरा नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम टारगेट की तरफ जाते हैं। तो आप करेंगे कनेक्ट टारगेट और आगे सिस और उसका पासवर्ड, ऑप्शनली @ डेटाबेस का नाम। अगर आपके एक इन्वायरमेंट में मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, या अगर आप उसी टर्मिनल पे हैं तो एक्सपोर्ट और सीड करें तो आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करा देगा। जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया आपने एक डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है MyDB के नाम से, तो ये आपको इसे कनेक्ट करा देगा, बता देगा कि इससे कनेक्टेड हो गया है और उसका डेटाबेस की आईडी बता देगा। देन आप इसका बैकअप लेंगे तो ये क्या करेगा, इस टारगेट डेटाबेस के साथ एक चैनल एलोकेट करेगा। बाय डिफॉल्ट एक चैनल एलोकेट होता है, और उस चैनल की टाइप डिस्क होती है। 2 तरह के चैनल एलोकेट किए जा सकते हैं। चैनल आपका डिस्क के ऊपर हो सकता है या चैनल आपका टेप के ऊपर हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो चैनल होता है वो डिस्क के ऊपर राइट करता है, ठीक है। अब आपके एक चैनल के अगेंस्ट डेटाबेस सर्वर के ऊपर एक सर्वर प्रोसेस बनेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 3 चैनल एलोकेट करें तो 3 सर्वर प्रोसेसेस बनेंगे। फिर फायदा क्या होगा, इससे पैरेलल बैकअप होगा। 10 डेटा फाइल्स हैं तो तीनों चैनल्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जाके बैकअप राइट करेंगे किसी लोकेशन पे। तो फिर अल्टीमेटली आपको पूरा बैकअप मैनेज करना है तो 3 फाइल्स आपको मैनेज करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, उतनी ज़्यादा बैकअप फाइल्स होंगी, अच्छा, आप जरा बैकअप लेके देखते हैं। एरर देगा वैसे, बैकअप डेटाबेस, सिंपली ये कमांड है। अगर इतनी दे रहे ना तो डेटाबेस का बैकअप लेने की कोशिश करेगा। एरर दे दिया उसने, क्यों दिया उसने एरर?
नो आर्काइव मोड में डाटाबेस है और मेरी डाटाबेस इस वक्त चल रही है और मैंने बैकअप लेने की कोशिश की है। तो इसका मतलब हुआ कि आरमैन के थ्रू आप सिर्फ आर्काइव मोड में बैकअप ले सकते हैं, नो आर्काइव मोड में बैकअप नहीं ले सकते, ये मतलब हुआ ना। हाँ, तो अगर आपने आरमैन के थ्रू, इसको कहते हैं अभी आप जो बैकअप में लेने के मैंने अटेम्प्ट किया ना, मैंने ऑनलाइन बैकअप लेने की कोशिश की है। ऑनलाइन का मतलब है मैंने डाटाबेस डाउन नहीं करनी, मैंने ऑनलाइन बैकअप लेने की कोशिश की है, लेकिन वो उसने कहा जी नहीं, आप नो आर्काइव मोड में आप नहीं ले सकते। मैं चाहता हूँ मैं डाटाबेस आर्काइव मोड में ना रखूँ, लेकिन फिर भी आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकूँ। क्या करूँ? माउंट स्टेज पे बैकअप ले लें आप, तो यहीं से आप डाटाबेस शट डाउन कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आपने अगर कोल्ड बैकअप लेना है, चाहे आरमैन के थ्रू चाहे यूजर मैनेज, तो आप डाटाबेस को क्लीन डाउन करके बैकअप लें, ताकि उस बैकअप की रिकवरी की जरूरत ना पड़े आपको, कंसिस्टेंट हो वो। तो शट डाउन इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल या नॉर्मल करें आप, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप माउंट करें। जी जी, बस उस पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाके रुकेगा। क्यों दिया ऐसी? माउंट नहीं हुई, शट डाउन बर्ड करके इंस्टेंट से चेक किया जा सकता है। स्टार्टअप माउंट करते हैं दोबारा, समथिंग राउंड मे बी डिस्क ग्रुप्स का मसला जी। नहीं, वो समटाइम्स ना, हाँ, क्योंकि वो जब ये कुछ स्टार्टअप कर रहा है ना, तो ये कम्युनिकेट कर रहा है उसके साथ, ASM के साथ, तो उसकी वजह से इसको एरर आया। तो ASM के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप SQ+ से लॉगिन, आरमैन से करेंगे तो वो नॉर्मल डाटाबेस तो कर देगा, लेकिन ASM पे जो होगी उस पर वो एरर देगा। ठीक है जी, डाटाबेस माउंट हो जाएगी। अब आप आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। आरमैन टारगेट / इन्वोक करते भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आरमैन आपकी कनेक्शन टाइप और आगे सिस और उसका पासवर्ड दे दें तो कनेक्ट कर देगा। अब उसने कहा जी नॉट ओपन, मीन्स के डाटाबेस इस वक्त आपकी डाउन है। अब आप करेंगे बैकअप डाटाबेस, किस चीज़ का बैकअप लेगा? सारी डाटाबेस में क्या क्या चीज़ होगी? डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और हाँ, ये आपकी डाटा फाइल्स का बैकअप लेगा और एंड पे कंट्रोल फाइल का बैकअप लेगा। हाँ, कंट्रोल फाइल का बैकअप लेता है अगर आप फुल डाटाबेस का बैकअप लेते हो। तो ये मैं फुल बैकअप ले रहा हूँ। अगर मैं करता ना बैकअप टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम देता, या मैं करता बैकअप डाटा फाइल और डाटा फाइल का नाम देता, या मैं अगर करता बैकअप आर्काइव लॉग और आर्काइव्स बताता, तो फिर उस वक्त वो कंट्रोल फाइल का बैकअप नहीं लेता। अगर ऑटो अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया तो फिर सिर्फ फुल बैकअप के केस में कंट्रोल फाइल बैकअप होगी, नॉर्मली नहीं होगी। अब अगर आपने ऑटो बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो कंट्रोल फाइल में जब भी कोई स्ट्रक्चर चेंज होगी वो खुद ही बैकअप हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने सारी डाटा फाइल्स का बैकअप लिया है। उसको कैसे पता चला ये डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? आप लोग देखें, उसने मैंने उसको लोकेशन नहीं बताई कि फलां लोकेशन पे डाटा फाइल है, उसका जाके बैकअप ले ले। कैसे पता चला इसको? कंट्रोल फाइल से, क्योंकि डाटाबेस की कंट्रोल फाइल इस वक्त अवेलेबल है, माउंट स्टेज पे है डाटाबेस। तो कंट्रोल फाइल को उसने रीड किया और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैकअप ले लिया। बैकअप कहाँ पे लिया उसने, वो आपको बताएगा यहाँ पे। यस, कंट्रोल फाइल में होता है। ठीक है, अब ये उसने देखिए पीस हैंडल लिखा उसने, क्योंकि एक ही चैनल एलोकेट किया था उसने। यहाँ पे मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसको। उसने कहा जी स्टार्टिंग बैकअप एट दिस एलोकेटेड चैनल का उसने कोई नाम दे दिया। हर चैनल को कोई नाम होता है। उन्हें एक चैनल एलोकेट किया, उस चैनल को ये डाटा फाइल्स दे दी। उस चैनल ने इस लोकेशन पे जाके ये एक पीस राइट किया। कहाँ पे किया इसने? ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में। तो अगर तो 10G ऑनवर्ड फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर्ड होगा तो वहां पे बैकअप लेगा, अदरवाइज DBS के फोल्डर में बैकअप लेगा। तो यूजली आपका जो ओरेकल होम जहाँ जिस माउंट पे होता है वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस नहीं होती, वहाँ पे उतनी स्पेस होती है जितनी ओरेकल की इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पाथ नहीं बताएंगे तो बैकअप वहाँ पे जाके लेगा। और अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर किया हो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे लेगा। और आप अगर अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं तो फिर आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, फॉर्मेट का कीवर्ड देना पड़ेगा।
ओके जी, बैकअप के नाम से ऑलरेडी मेरे पास है लोकेशन, तो मैं इस लोकेशन पे बैकअप ले लेता हूँ। तो मैं करूँगा जी बैकअप डेटाबेस फॉर्मेट /u01/बैकअप, और आगे फाइल का नाम भी आप अपनी मर्जी से दे दो, ज़्यादा बेहतर है। अब क्योंकि आप ये बैकअप किस तरह का बैकअप है, फुल डेटाबेस है, इसमें सारी डाटा फाइल्स के सारे ब्लॉक्स का बैकअप होगा। तो मैं डाटा फाइल ये जो बैकअप फाइल है उसका नाम रखता हूँ फुल, और आगे %d लगा दूंगा तो डेटाबेस का नाम अपेंड कर देगा, %s लगा दूंगा तो सेट नंबर अपेंड करेगा, %p लगाऊंगा तो पीस नंबर अपेंड करेगा, %D लगाऊंगा तो डे ऑफ द मंथ, और %M लगाऊंगा तो मंथ आपको करेगा, वो डॉट आगे मैं एक्सटेंशन जो मर्जी दे दूँ या ना भी दूँ, तो नाम नहीं भी देंगे तो वो खुद से नाम दे देगा। कैपिटल एस अगर देते तो फिर आपको ये सारे ऑप्शन भी देने पड़ते, एक सिंगल ऑप्शन में वो सारी चीजें उसमें आ जाती है, यूनिक जनरेट करता है। इसमें एक क्वेश्चन है। जी जी। क्वेश्चन में जब हम फुल बैकअप ले रहे हैं, ड्यूरिंग बैकअप, लेट्स सपोज हमारा बैकअप खत्म हो स्टार्ट हुआ 1 बजे, खत्म हुआ 3 बजे, तो मैं 3 बजे के बाद भी जो आर्काइव है वो उठा के रख लेता हूँ। आया जो 1 से लेकर 3 के दरमियान जो आर्काइव जनरेट हुए उनका क्या होगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपने लिख लें अपने पास, क्योंकि ये पिछले दिनों किसी एक स्टूडेंट के साथ हुआ है और मैंने उनको बताया हुआ था लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जब आपने बैकअप लिया, जिस टाइम बैकअप स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेकर जब बैकअप एंड हुआ उस टाइम तक की आर्काइव अगर आपके पास नहीं है, ऑनलाइन बैकअप, ये तो कोल्ड बैकअप है ना, ऑनलाइन बैकअप के केस में वो आपके उस बैकअप को कोई फायदा नहीं, वो बैकअप रिस्टोरेबल नहीं है, वो बैकअप नहीं, वो देखें ये जब बैकअप ले रहा है ना तो इस वक्त किसी डाटा फाइल पे चेक पॉइंट नंबर कुछ और है, किसी डाटा फाइल पे कुछ और है, और उसके जाके ब्लॉक्स उसने कॉपी कर रही है, ठीक है, इस दौरान चेंजेस हो रही हैं। अब वो डाटा फाइल, अब ऑनलाइन बैकअप अगर आप लेंगे आरमैन के थ्रू तो वो डाटा फाइल्स को किसी बैकअप मोड में नहीं डालता, वो फ्रीज नहीं करता, वो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स को कॉपी कर लेता है। आधा ब्लॉक अभी राइट हुआ था, आधा राइट हो रहा था, आरमैन ने उसको कॉपी कर लिया। अब उन फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स को फिक्स करने के लिए उसको उस दौरान की आर्काइव चाहिए, तो मेक श्योर कि जब भी आप फुल बैकअप लें उसके फौरन बाद 2-3 आर्काइव लॉक स्विचेस करें खुद मैनुअल, और उनका बैकअप भी ले लें अपने पास, तो ये आपके पास दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट बैकअप। 1 से 3 के दरमियान जितनी आर्काइव, या फॉर एग्जांपल मैंने अभी ले लिया ना, मैंने अभी लिया तो मैं अभी क्या करूंगा, एसक्यूएल प्लस पे जाके 2-3 लॉग स्विचेस करूं और फिर उनका बैकअप ले लूं, चाहे आरमैन के थ्रू ले लूं या अपनी मर्जी। पिछली की आपको जरूरत नहीं है, जब आपको बैकअप आपने स्टार्ट किया उसके बाद भी आपको जरूरत है, खत्म हुआ उसके बाद नहीं खत्म नहीं, जब स्टार्ट हुआ, जब बैकअप स्टार्ट हुआ उस स्टार्ट के बाद भी आर्काइव्स, वो और प्लस ये 3 पिछले भी बेशक 4-5-6 रख लें एहतियातन, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ 5-6 बैकअप, मैं तो आर्काइव्स डिलीट नहीं करता यूजुअली, मैं अपने पास रहने देता हूँ, इन केस का कोई मसला हो तो बैकअप आर्काइव्स पढ़िए, ठीक है, समझ आई कि जब भी बैकअप लें उसके फौरन बाद 2-3 लॉग स्विचेस करें और आर्काइव्स का बैकअप ले लें, और आर्काइव्स आपने लेनी है बैकअप के दौरान जितनी आर्काइव्स जनरेट हुई प्लस बैकअप के कुछ देर के बाद कुछ आर्काइव्स वो आपके पास होनी चाहिए, तब बैकअप ये कंसिस्टेंट हो सकता है, अदरवाइज ये बैकअप रीस्टोर नहीं हो सकता। हाँ वो तो रोका जाता है, रोका जाता है, वो आपकी बैकअप बेकार नहीं है, हाँ सिर्फ पॉइंट इन टाइम तक आप नहीं आ हाँ आगे नहीं जा सकते, रोकना पड़ेगा। हाँ। क्वेश्चन ये था कि जिसमें बैकअप की जो टाइप थी आरमैन की, एक डिस्क है एक टेप है, टेप जस्ट मेंशन करने से टेप ड्राइव लगी हुई है वो उसको एक्टिव करके बैकअप ले लेगा कि उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है, आरमैन की इंटीग्रेशन है उसके साथ, कुछ DLL फाइल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो फॉर्मेट में हम पाथ देते हैं ये कौन सा हो सकता है, नॉर्मली एक है हमारी एक्सटर्नल यूएसबी, जहाँ मर्जी दे, वो एक्सटर्नल यूएसबी भी NAS है SAN है जो भी है, वो जब एक सिस्टम पे लगाएंगे माउंट हो चुकी है तो सिस्टम को नहीं पता वो, ठीक है। आरमैन के लिए वो ट्रांसपेरेंट है कि वो एक NAS है या वो एक SAN है या वो एक एक्सटर्नल USB डिस्क है, उसके लिए एक डिस्क है वो, तो आप किसी भी डिस्क पे बैकअप ले सकते हो। आपके लिए कि अगर आपने आरमैन के थ्रू बैकअप लिया बैकअप ने 2 घंटे लिए तो आप उस बैकअप को किसी टाइम पर रोक नहीं सकते, अगर आपके पास एक आर्काइव भी नहीं है तो एटलीस्ट एक आर्काइव आपको चाहिए, आपको 1 या 2, क्योंकि देखें जब वो बैकअप लेगा ना, एक डाटा फाइल के ब्लॉक्स कॉपी करेगा, दूसरी डाटा फाइल के ब्लॉक्स कॉपी करेगा, तीसरी के करेगा, चौथी के करेगा, उन सब पे चेक पॉइंट नंबर डिफरेंट होगा या उनके कुछ फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स होंगे जो कि करंट रीड लॉक ग्रुप के अंदर जा रहे होंगे। तो आपका जब तक एटलीस्ट 1-2 आर्काइव आपके पास नहीं होंगी, आपका ये बैकअप रिस्टोरेबल नहीं होगा, आप इसको रोक नहीं सकेंगे किसी जगह, वो आपसे आर्काइव जरूर मांगेगा अगर आप रोकेंगे। तो बैकअप के दौरान की जो आर्काइव थे वो आपको चाहिए इन एनी केस। तो इसलिए यूजली हम क्या करते हैं, जी बैकअप डेटाबेस
प्लस आर्काइव लॉग। तो ये फिर खुद ही कर लेगा, सारी डेटाबेस का पहले बैकअप लेगा और फिर आखिर में आर्काइव्स का बैकअप भी ले लेगा। ठीक है, अब हो सकती है। जो उसने ऑलरेडी ले चुके हैं ना वो नहीं करेगा, वो ये अपने पास रखता है कि कौन सी आर्काइव का उसने बैकअप लिया और कौन सी नहीं लिया, तो वो जिसने नहीं जो नहीं ली होती वो सिर्फ वो उन्हीं का बैकअप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी तरह टाइप की रिकवरी भी हो, चाहे यूजर मैनेज है चाहे आरमैन के थ्रू है, वो उस पर अप्लाई होती है। तो अभी आपने कौन सा बैकअप लिया जी आरमैन के थ्रू? फोल्ड बैकअप, ठीक है ना। ओके, अब अगर आप बैकअप देखना चाहें, अच्छा आरमैन ने बैकअप तो ले लिया, वो बैकअप रख लिया किसी जगह, कहाँ पे रखा आपने? अपनी मर्जी की लोकेशन पे रखाया या वो उसने डिफॉल्ट लोकेशन के ऊपर रखा। अब अगर आरमैन के थ्रू आप देखना चाहें किस डेटाबेस के कितने बैकअप्स हुए और कहाँ पे हुए, तो लिस्ट बैकअप की कमांड्स लाइन उस टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद उसने क्या सबसे पहले उसने मैसेज आपको दिया, ये सबसे पहला मैसेज दिया, यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल इंस्टेड ऑफ रिकवरी कैटलॉग। इसको फिलहाल यहाँ तक पढ़ें इसको, यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल। तो एक्चुअली जब आरमैन बैकअप लेता है किसी भी डेटाबेस का, तो बैकअप तो ले लेता है डेटा फाइल्स का एक ही फाइल के अंदर, 10 डेटा फाइल उनको मिला के एक फाइल बनाएगा, वो वहां पे बैकअप ले लेगा। मैं आपको बैकअप फाइल दिखा भी देता हूँ। देखें ये बैकअप लिया जी, ये मैंने 2 दफ़ा लिया, उसने 2 दफ़ा 2 फाइलें बना दी। तो पहली दफ़ा लिया था तो उसने ये फाइल बनाई, फिर उसने ये दूसरी फाइल बनाई। तो एक्चुअली इस एक फाइल के अंदर उसने 10 फाइल्स का बैकअप लिया, या जितनी भी डेटा फाइल्स है सबका उसने बैकअप लिया है एक फाइल के अंदर। दिस फाइल इज कॉल्ड बैकअप पीस। ये क्या है? ये एक बैकअप पीस है जो कि उसने बनाया है। एक चैनल ने, हर चैनल एक बैकअप सेट बनाता है, उस सेट के अंदर एक पीस बनाता है और उस पीस का कोई ना कोई नाम होता है या कोई लोकेशन भी होती है। ठीक है, इस एक फाइल के अंदर उसने सारी डेटा फाइल, क्योंकि मैंने एक ही चैनल एलोकेट किया था, तो सारी फाइल्स के अंदर इस एक फाइल के अंदर सारी डेटा फाइल्स के ब्लॉक्स उसने बैकअप करके रखे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कहाँ पे? कंट्रोल फाइल में। अब लिस्ट बैकअप किया ना, तो उसने कंट्रोल फाइल से लिखाया जी कि बैकअप सेट नंबर 1 है, यानी कि पहला बैकअप जो हुआ उसका साइज कितना था, उसकी टाइप क्या थी, कितना टाइम लगा, कब लिया गया और लोकेशन क्या थी बैकअप की, और बैकअप फाइल के अंदर क्या था, एसपी फाइल इंक्लूडेड थी, डेटाबेस का नाम ये था, कंट्रोल फाइल इंक्लूडेड थी, उसमें एससीएन नंबर यहाँ तक का डेटा था और उसमें क्या चीज़ें थी, ये डेटा फाइल थी उसमें। ये तो कंट्रोल फाइल का बता रहा है कि ये कंट्रोल फाइल एसपी फाइल का बैकअप था। ये बैकअप फाइल नंबर 2 था, ये भी फुल था और उसकी ये सारी डिटेल्स हैं और उसमें फाइल्स क्या थी, ये लिस्ट ऑफ फाइल्स थी इस बैकअप के अंदर। ये 5 डेटा फाइल्स का बैकअप है और ये पीस है इसमें। फिर उसने नेक्स्ट बैकअप लिया, वो भी इसी लोकेशन पे है डीबीएस के फोल्डर में, उसका स्टेटस भी अवेलेबल है और उसने एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल का बैकअप लिया। फिर उसने एक और बैकअप लिया जी, U01 बैकअप फुल डीबी के नाम से इस लोकेशन पे और उसमें इन डेटा फाइल्स का बैकअप एंड सो ऑन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाके दिखा रहा है आपको? जिस डेटाबेस का आपने बैकअप लिया था, जिस टारगेट डेटाबेस से आप कनेक्टेड थे, उसी की कंट्रोल फाइल के अंदर जाके ये इन्फॉर्मेशन राइट कर दी जाती है कि इस डेटाबेस का बैकअप लिया गया, इन फाइल्स का बैकअप लिया गया और फलां लोकेशन के ऊपर फाइल रख दी गई और ये फाइल का नाम और साइज है उसका। क्लियर है? तो आरमैन की रिपोजिटरी क्या कहाँ पे है? कंट्रोल फाइल के अंदर। तो कंट्रोल फाइल के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। तो $$ वाले भी कंट्रोल फाइल से डाटा लेते हैं? यस, सारे नहीं, कुछ कंट्रोल फाइल से, कुछ इंस्टेंस में से। ओके, कंट्रोल फाइल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ये आपकी कंट्रोल फाइल है, 200 में डिवाइडेड होगी। एक होगा नॉन रीयूजेबल और एक होगा रीयूजेबल। नॉन रीयूजेबल में आपकी डेटाबेस का नाम, डेटा फाइल्स के नाम और पाथ, कंट्रोल फाइल्स के नाम और पाथ और एंड सो ऑन, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एससीएन, चेक पॉइंट नंबर एंड सो ऑन, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जबकि रीयूजेबल पार्ट के अंदर आपके सारे के सारे बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन होगी।
बैकअप की इन्फॉर्मेशन रखेगा, कुछ टाइम के बाद पुरानी इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट करना शुरू कर देगा। ये कुछ टाइम, कितना टाइम होगा ये आप कन्फिगर कर सकते हैं। ये जो नॉन रीयूजेबल पार्ट है इसकी रिटेंशन होती है कि कितने बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन या कितने दिनों की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर रीयूजेबल पार्ट के अंदर पड़ी रहे, तो उसके बाद वो ओवरराइट करने दी जाए। तो ये पैरामीटर के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शो पैरामीटर कंट्रोल कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड कीप टाइम, ये बाय डिफॉल्ट 7 डेज सेट हुआ होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। सर इसमें रिट्राइव की इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें रखते हैं लेकिन उसमें मैक्सिमम 1000 आर्काइव्स की इन्फॉर्मेशन लास्ट का जी। डेटाबेस स्टार्ट में है तो सारी डेटा फाइल सिंक है, एक ट्रांजैक्शन होती है और रिव्यू लॉग में आता है, सारी डेटाबेस क्रैश करती है। डेटाबेस स्टार्ट करते हैं दोबारा तो सारी तो सिंक ही है, डेटाबेस स्टार्ट होने नहीं चाहिए। नहीं, देखें आपने एक चेंजेस की, अच्छा चेंज करने के बाद क्या हुआ कि वो चेंज गई रीडू लॉग फाइल के अंदर, आपने वो चेंज कमिट की या नहीं की? हाँ, जब आपने चेंज कमिट कर दी ना, तो चेंज कमिट करने से क्या हुआ कि उस ट्रांजैक्शन को एक SCN नंबर मिल गया। अब कंट्रोल फाइल में लिखा होगा जी, फॉर एग्जांपल इसको एक लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी कि जब आपकी डेटाबेस स्टार्टअप हुई तो सारी डेटा फाइल्स के अंदर SCN चेक पॉइंट नंबर सेम है, वो है जी 100। कंट्रोल फाइल में क्या है जी, वो भी है 100। अच्छा, 100 का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीडू लॉग फाइल है, उसमें SCN नंबर 100 है, वहां तक का डेटा फाइल्स के अंदर क्या हुआ है, और ये आपकी करंट रीडू लॉग ग्रुप है, फाइल है, उसमें 100 के बाद की कोई एंट्री है ही नहीं इसमें। अब क्या हुआ, डेटाबेस स्टार्ट हुई, 100 है सबके अंदर, एक डाटा चेंज हुआ, चेंज होगा तो डाटा अल्टीमेटली चेंज होकर डाटा फाइल्स में से रीड होके जाएगा बफर कैशे में, वहां से चेंज होके लॉग बफर में, वहां से वो चेंज जाएगी आपकी इस रीडू लॉग फाइल में। उस चेंज को क्या नंबर दिया जाएगा? 101। चेंज हो गया ना। अब डेटाबेस क्रैश करके जब स्टार्टअप होगी ना, तो ये नंबर मैच किया जाएगा किसके साथ? इन सारी डाटा फाइल्स के साथ प्लस इसके साथ। यहाँ पे जब मैच करने आएगा ना, तो वहां पे देखेगा यहाँ तो 100 है, यहाँ पे 101 भी है। इट मीन्स के देयर इज वन चेंज जो कि अभी अप्लाई नहीं हुई, तो फिर वो एरर दे देगा। ठीक है, हाँ। फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी। फिर आपको SCN नंबर 100 तक का डाटा रिकवर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। उसके बाद भी जितने ट्रांजेक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकवरी। नहीं, डाटा लॉस हो गया ना, मतलब वो इनकम्प्लीट हुआ ना, डाटा तो लॉस हुआ आपका, वो डाटा लॉस हो जाएगा आपका। नहीं कौन देखा लाइफ टाइम नहीं रहता पुराने। खैर वो अगर 10 G ऑनवर्ड अगर बैकअप की इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें से निकल भी जाए कंट्रोल फाइल में से, तो अगर आपके पास फिजिकल बैकअप वो फाइल्स पड़ी हैं तो वो दोबारा से कंट्रोल फाइल में इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन वो इंस्टेड के आप लंबे चक्रों में पड़े, आप ये इस पैरामीटर को इंक्रीज कर लें आप, या फिर आप रिकवरी कैटलॉग यूज करें, सबसे बेहतर है। हाँ, फिर तो जरूरत नहीं है, फिर तो कोई मसला, फिर अनलेस कि आप खुद ना डिलीट करें। हाँ, फिर तो हमने माउस स्टेज के थे, जब हमने बैकअप ली और बात की कुछ थोड़ी सी आर्काइव्स होने चाहिए शुरू से, काश वो कंसिस्टेंट करे। तो माउस स्टेज थे तो उस टाइम डाटाबेस में सिस्टम की नहीं, मैं तो उस मैंने सही कहा आपने, मैं वो उस सिनेरियो की बात कर रहा था जब आप ऑनलाइन बैकअप हो। क्लोज बैकअप के केस में तो आपको आर्काइव्स की जरूरत नहीं है। अगर आर्काइव मोड में है भी तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जब आपकी डाटाबेस माउंट स्टेज पे उस वक्त उसमें चेंजेस ही नहीं हो रही। वही कह रहा हूं, फ्रैक्चर आई कुछ नहीं। हाँ, मतलब है ही नहीं कुछ, क्योंकि यूजर कनेक्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो उस केस में जरूरत नहीं है, वो कंसिस्टेंट बैकअप। आर्काइव हमेशा मैनुअली डिलीट करते हैं, मैनुअली ही किया जाता है। नहीं, आर्मेन के थ्रू हमेशा करनी चाहिए। हाँ, कोई एक ऐसी आर्काइव डिलीट कर दें जो बैकअप ही नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से आप फंस जाएंगे। ठीक है, ओके। लिस्ट बैकअप की कमांड क्या करेगी? लिस्ट ऑफ बैकअप्स आपको दिखाएगी कैटलॉग में से। कैटलॉग कहाँ पे है? कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल इज द कैटलॉग ऑफ योर
आरमैन बैकअप्स। ओके, देन बैकअप्स कुछ अरसे के बाद ना ऑब्सलीट होना शुरू हो जाते हैं। ये वो जो रिकॉर्ड कीप टाइम मैंने आपको बताया, वो उसका इफेक्ट इस पे नहीं है। वो तो रिकॉर्ड कीप टाइम कंट्रोल फाइल को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन जो रीयूजेबल पार्ट में है वो कितने दिनों के बाद ओवरराइट की जा सकती है, उसका ताल्लुक बैकअप से कोई नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ कंट्रोल फाइल की मैनेजमेंट से है। ठीक है। अच्छा, बैकअप्स की जो ना रिटेंशन होती है, एक तो वो कंट्रोल फाइल की रिटेंशन होगी कि कंट्रोल फाइल में कितने रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, कितने दिनों के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, या कितने दिनों के बाद रिकॉर्ड ओवरराइट किए जा सकते हैं। और फिर आपके जो बैकअप्स हैं उनकी अपनी रिटेंशन भी होती है। ये मैं रिकवरी विंडो की बात कर रहा हूँ। शो ऑल करें, आरमैन के लिए कोई स्पेशल सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आरमैन टारगेट स्लैश लेके एंटर करें और बैकअप लेना शुरू कर दें, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सेटिंग्स हैं तो वो शो ऑल की कमांड से देखी जा सकती हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप आरमैन आपने इन्वोक किया और टारगेट डेटाबेस से आप कनेक्ट हुए हो। तो शो ऑल करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स आपको दिखा देगा। जरूरी नहीं है कि आप सेटिंग्स करें, लेकिन रिकमेंडेड है कि कर लें इसमें से कुछ सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो ये है, कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1। ये सेट हुआ हुआ, ये आगे लिखा हुआ है डिफॉल्ट, इसका मतलब है ये पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हुआ हुआ है इस वक्त। अच्छा, जो रिडंडेंसी है इसको क्या कहेंगे जी, ये पैरामीटर क्या था, कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी। अच्छा, अब हम जो रिटेंशन की बात करें वो आरमैन के बैकअप्स की रिटेंशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, आरमैन की जो रिटेंशन है वो दो तरीकों से आप सेट कर सकते हैं, एक रिडंडेंसी से, एक नंबर ऑफ डेज से। लेट्स से रिडंडेंसी सेट हुआ है 1, दोनों में से एक वक्त में एक ऑप्शन यूज किया जा सकता है अगर आपने रिटेंशन सेट करनी है। 1 सेट हुआ है, इट मीन्स के आरमैन विल मेक श्योर कि हर डाटा फाइल का एटलीस्ट एक बैकअप अवेलेबल है। अगर आपने रिडंडेंसी 2 सेट की है तो आरमैन विल मेक श्योर के हर डेटाबेस के 2 बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने 2 बैकअप लिया है, फिर 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, तो फिर 2 बैकअप्स लेटेस्ट अपने पास रखेगा, पिछले बैकअप्स को वो ऑब्सलीट मार्क कर देगा। क्या कर देगा? हाँ, इन कंट्रोल फाइल वो बैकअप्स ऑब्सलीट मार्क हो जाएंगे। जो बैकअप्स ऑब्सलीट मार्क हो जाएं वो रीस्टोर नहीं हो सकते, फिर वो उनको फिर आपने डिलीट करना होता है कंट्रोल फाइल में से। चेंज हो सकता है, वो सारी चीजें कर सकती हैं, लेकिन रिटेंशन पॉलिसी लगेगी तो वो ऑब्सलीट मार्क कर देगा उनको। ठीक है। तो यूजली क्या होता है कि हम कंट्रोल फाइल के अंदर लास्ट को 20, 25, 30 बैकअप्स रखने की कोशिश करते हैं कि यार इतने बैकअप्स होने चाहिए, तो पिछला कोई भी बैकअप हो सकता है, किसी वक्त भी जरूरत पड़ जाए। तो यूजली रिडंडेंसी का ऑप्शन या तो ज्यादा सेट करते हैं नंबर ऑफ बैकअप्स, लेकिन यह बेहतर ऑप्शन है कि रिकवरी विंडो के थ्रू या नंबर ऑफ डेज के थ्रू करें। मैं यूजली करता हूँ लास्ट 90 डेज के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल फाइल में रख देता हूँ। तो लास्ट 90 डेज में चाहे 10 बैकअप हुए थे, चाहे 20 हुए थे, चाहे 90 हुए थे, या 190 हुए थे, या 200 हुए थे, वो सारे बैकअप्स कंट्रोल फाइल के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। इतने दिनों तक कोई बैकअप, जब तक इस एक बैकअप को इतने दिन नहीं गुजर जाएंगे उस वक्त तक उस बैकअप को ऑब्सलीट मार्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी रिटेंशन पॉलिसी को चेंज करते हैं और इंस्टेड के इसको रिडंडेंसी रखें, उसको रिकवरी विंडो, और मैं 10 दिनों के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास चाहता हूं कि रखूं। तो मैं करूंगा जी कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो ऑफ 10 डेज। आप देखें, अब आपके बैकअप्स की जो रिटेंशन पॉलिसी है वो 10 दिनों के बैकअप्स आरमैन अपने पास कंट्रोल फाइल के अंदर मेंटेन रखेगा और उनका स्टेटस अवेलेबल रखेगा, और जो बैकअप 10 दिन पुराने हो जाएंगे उनको वो ऑब्सलीट मार्क करना शुरू कर देगा। तो एक जैसे ऑब्सलीट मार्क हो जाएंगे लिस्ट बैकअप से, तो आपको सारे बैकअप्स दिखाएगा। और अगर आप करें लिस्ट ऑब्सलीट, लिस्ट ऑब्सलीट है या शो ऑब्सलीट है, डिलीट, अच्छा लिस्ट भी होगा।
उसने कहा जी ऑब्सोलीट का, उसने कहा जी गलत है, स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा, OBSOLET। सॉरी लिस्ट नहीं है, रिपोर्ट। वही कह रहा हूँ कि इसकी हाँ, रिपोर्ट ऑब्सोलीट करेंगे तो नो ऑब्सोलीट बैकअप्स फाउंड, उसको कोई नहीं बैकअप्स नहीं मिले जिनको 10 दिनों से ज़्यादा हो गया टाइम। तो अगर आपको रिपोर्ट करे तो फिर मेंटेनेंस, आरमैन की मेंटेनेंस भी करते हैं, तो वो पुराने बैकअप जो आपको लेट से आप नहीं चाहिए, जिनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए, वहाँ आपको वो चाहते हैं कि कंट्रोल फाइल से निकल जाएं ताकि कंट्रोल फाइल का साइज भी थोड़ा कम हो जाए, तो ऑब्सोलीट बैकअप आपको मिले तो उसके बाद डिलीट ऑब्सोलीट कर दें। तो डिलीट ऑब्सोलीट किया तो बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में से भी निकाल देगा, प्लस अगर वो बैकअप्स हार्ड डिस्क के ऊपर भी पड़े हुए तो उनको भी रिमूव कर देगा, फिजिकल फाइल को भी रिमूव कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं फिजिकल फाइल आपके पास रहे तो उसको किसी जगह कॉपी करके अपने पास रख लें पहले। सर एक क्वेश्चन इससे आपकी चीज़ है, अगर आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हैं ऑफिस में और शाम 6 बजे 7 बजे कहते हैं आप उनको बैकअप लेंगे, उसके बाद उसकी रिकवरी करके जाते हैं कि टेस्ट डेटाबेस पे डे एंड आप किस तरह करते हैं उसका? हम तो डेली रात को फुल बैकअप, ऐसे तो दिन में आर्काइव्स का बैकअप होता रहता है और डेली रात में जाके फुल बैकअप हो जाता है, लेकिन वो आपकी पॉलिसीज आपके डेटाबेसिस के हिसाब से होती है, कौन सी डेटाबेस कितनी क्रिटिकल है उस हिसाब से आप बैकअप पॉलिसी रखेंगे। थोड़ी सी इंक्रीमेंटल ले रहे हैं शाम को 7-8 बजे उनको आपको इंक्रीमेंटल ले रहे हैं इस टाइम, नेक्स्ट डे आपको पता है इंक्रीमेंटल रात को नहीं थी, वो गड़बड़ हो गई, तो आर्काइव तो है आपके पास, आर्काइव तो है आपके पास। अगर इंक्रीमेंटल बैकअप फेल हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो आर्काइव हैं आपके पास अल्टरनेट, आप उनके थ्रू रिकवरी कर सकते हैं। नहीं, पहले तो बेस बैकअप आपको चाहिए ना। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है, जब फुल बैकअप लेते हैं तो सारे ब्लॉक्स का बैकअप लेगा। एक डाटा फाइल के अंदर 500 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 300 ब्लॉक्स यूज हैं, 300 ब्लॉक्स का बैकअप लेगा। आज आपके वो 2 ब्लॉक्स नए आ गए और 10 ब्लॉक्स पुराने चेंज हो गए, तो इंक्रीमेंटल बैकअप लेंगे तो 12 ब्लॉक्स का बैकअप होगा। तो अगर आपने रिस्टोर करना है तो पहले तो बेस बैकअप रिस्टोर करेंगे, उसके ऊपर इंक्रीमेंटल बैकअप अप्लाई करेंगे। हाँ, बेस पहले करेंगे आप। नहीं वो नहीं, देखिए वो फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, जब आप इंक्रीमेंटल बैकअप की तरफ जाते हैं या बैकअप की तरफ जाते हैं तो एक पॉलिसी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल यूजली जो पॉलिसी फॉलो की जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफा फुल बैकअप ले लिया तो दोबारा फुल बैकअप कभी भी नहीं लेंगे आप। नहीं सर, बैकअप तो ले लिया, देखें एक फुल वो मैं समझ रहा हूँ, मेरा कहने का मेरा ये पॉइंट है कि 4 दिन हमने 0 करवाना है, ठीक है, और मैं पहले मैंने 0 का रिस्टोर किया, फिर मैं सुबह मंगल आया, उसके लेवल 1 का वो रिस्टोर हो गया, अब मैंने जो बुध वाले दिन का लिया लेवल 1 का, तो क्या खाली 2 रिस्टोर? हाँ, बेस का सारा नहीं, बेस तो ऑलरेडी हुआ है ना, बेस आपने वहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, अगर उसको नहीं छेड़ा आपने, उस डेटाबेस को ओपन नहीं किया या उसको यूज नहीं किया, तो फिर आप ये लेवल 1 उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बैकअप स्ट्रेटेजी होती है, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। या तो आपका बैकअप हो सकता है डेली या अल्टरनेट डेज पे, या वीकली या बाई वीकली या मंथली एंड सो। इनमें से कोई बैकअप पॉलिसी डेफिनेटली हो सकती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दिन में 4 दफ़ा बैकअप होता है, लेकिन वो फुल बैकअप डेफिनेटली नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपने वीकली बैकअप पॉलिसी अप्लाई की हुई है अपनी एक इन्वायरमेंट में, तो क्या करेंगे, कोई एक दिन आप ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आपने फुल बैकअप लेना है, और वो ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी सबसे कम हो डेटाबेस के ऊपर। वो यूजली आपके ऑफ पीक आवर्स होते हैं आपकी डेटाबेस के, और कौन से होते हैं, वीकेंड्स होते हैं या लेट नाइट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस का जो संडे है वो ऑफ पीक आवर्स हैं, संडे को आप फुल बैकअप ले लें, मंडे को आके आर्काइव्स ले लें, ट्यूसडे को आके आर्काइव्स ले लें, एंड सो ऑन, थर्सडे एंड फ्राइडे और सैटरडे, ये सारी आपने आर्काइव्स ले लें।
सर उसका वही पोस्ट में डाला कि सिंगल वाला फुल हुआ, अब वो जो मैनुअल हमें लॉक स्विच करना है उसको, वो किस तरह से देखें आप वो बैकअप के अंदर ही दे रहे हैं ना, बैकअप प्लस या स्क्रिप्ट बनाए, आगे अभी आप देखेंगे स्क्रिप्ट बनाए, उसमें पहले फुल डेटाबेस का बैकअप है, फिर आर्काइव्स का बैकअप है, वो खुद ही लॉक स्विच करेगा और बैकअप देगा। हाँ अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ पहले आपने डायरेक्ट से बैकअप ले लिया, हाँ उसके बाद उसके प्लेयर इस तरह लॉक स्विच हो चुके हैं कुछ ना कुछ, हाँ अब आपको वो खतरा नहीं रहेगा कि ये बैकअप बता रहा नहीं नहीं नहीं, अगर आप वो बैकअप के स्क्रिप्ट के अंदर ही फुल डेटाबेस के बैकअप के अंदर ही साथ ही आर्काइव्स का बैकअप भी ले लेंगे तो फिर आपको खतरे की जरूरत, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर वो सारी आर्काइव वो ले लेगा जो वहाँ जनरेट हुई। ठीक है, ओके। लेट्स से लास्ट संडे को आपने बैकअप लिया फुल, और नेक्स्ट संडे को आप फुल बैकअप आपने दोबारा लिया। ठीक है, अब आपको ये पिछले ना तो कोई आर्काइव जरूरत है ना ये पिछला फुल बैकअप जरूरत है, अब इस फुल बैकअप के बाद की आर्काइव्स आपके पास होनी चाहिए रिकवरी करने के लिए। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने आज फुल बैकअप ले लिया तो पिछला सारा बैकअप डिस्कार्ड कर दें। आप एटलीस्ट आप एक फुल बैकअप प्लस उसकी सारी आर्काइव्स, यहाँ तक कि अपने पास मल्टीपल बैकअप्स की लेके रखेंगे अपने पास। लेट्स से एक पूरे वीक की रख ली, उससे पिछले एक पूरे वीक की रख ली, आज आपने संडे आज आपने फुल बैकअप ले लिया, 3 आपने फुल बैकअप प्लस उनकी आर्काइव्स रख ली अपने पास। तो इन केस आज आपने जो बैकअप लिया है वो किसी वजह से करप्ट हो जाता है, वो रिस्टोरेबल नहीं है किसी वजह से, हो सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो बैकअप किसी वजह से करप्ट हो जाए, डिस्क की करप्ट हो जाए, कुछ भी मसला हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट पिछले बैकअप पड़े हों ताकि आप किसी न किसी स्टेज तक डेटाबेस को ला सकें। तो आपके पास ये अगर ये स्ट्रैटेजी आपने वीकली रखी हुई है तो आप फुल बैकअप लेंगे, उसके बाद की सारी आर्काइव्स, फिर फुल बैकअप, फिर उसके बाद की आर्काइव्स, तो ये आपको पूरा एक सेट बनेगा। अगर आपने डेली रखा हुआ है तो रात को फुल बैकअप, और फिर नेक्स्ट डे फुल बैकअप से पहले की सारी आर्काइव्स या इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, मुझे ब्रेक ले लें।